नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे कोरोना 101 डेज की। जी हाँ, कोरोना 101 डेज। कोरोना की उम्र इस विश्व में आए हुए 132 दिन की हो गई है। 29 तारीख को कोरोना ने अपना सबसे पहला रूप चाइना के वुहान में प्रकट किया था। पहला संक्रमित केस आया था। हो सकता है ये उससे पहले भी आया हो, लेकिन संक्रमण का सबसे पहला केस 29 दिसंबर को आया था और उसके ठीक एक महीने बाद 29 जनवरी को इसने भारत में प्रवेश किया था। केरल में एक व्यक्ति को कोरोना संक्रमित पाया गया था। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम कहें तो 100 पूरी इसकी जो उम्र है वो मात्र 132 दिन की है और भारत में इसकी उम्र मात्र 101 दिन की है। लेकिन इस 132 दिन की उम्र में ही इसने अपना पूरा कहर बरपा दिया है। लाखों लोगों की जान ले ली है इसने। करीब 3 लाख लोग मौत के आगोश में सो चुके हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी अब तक 2000 के करीब लोग मौत के शिकार हो चुके हैं और इतना 40,000 लोग इसमें संक्रमित हैं। तो ये है कुल मोटा मोटा मामला। अब सवाल ये कि ये वायरस हर रोज रंग बदल रहा है, अपना चेहरा बदल रहा है और कहां कहां से प्रवेश करेगा, ये अपने नए नए रास्ते खोज रहा है। कौन कौन से इसके लक्षण है, नए नए लक्षण बना रहा है तमाम। और सबसे बड़ी बात यह कि आखिर इतना पावर ये लाता कहां से है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे कि कोरोना की उम्र भारत में 101 दिन की है, मात्र 101 दिन की है, याद रखिएगा, और पूरे विश्व में 132 दिन की उम्र है। तो क्यों और कैसे इतना कहर बरपा रहा और कैसे कैसे नए रास्ते तलाश रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए और फिर उसके बाद आपको अपने मेहमानों से हम रूबरू करवाएंगे। जब से दुनिया ने कोविड-19 नाम के रहस्यमय वायरस के बारे में सुना और जब से इसका कहर बरपना शुरू हुआ, तब से हर 90 सेकंड में इसकी वजह से एक जान जा रही है। कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों का वैश्विक आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंच गया है। हाल फिलहाल जिस रफ्तार से हिंदुस्तान में संक्रमण फैल रहा है, उससे वो दिन बहुत दूर नहीं जब भारत में 1 लाख कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा भी बौना लगने लगेगा। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अब तक दुनिया भर में 39 लाख लोग कोविड-19 संक्रमण से ग्रस्त पाए जा चुके हैं, जबकि 2,75,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 50,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 1900 को पार कर गया है। एक लिहाज से देखें तो चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। इस जानलेवा वायरस के चलते भारत समेत कई देशों में लॉकडाउन है। दुनिया के 1/3 से अधिक आबादी अपने घरों में कैद है। भारत में सड़कें, गलियां, स्कूल, कॉलेज, मॉल और धार्मिक स्थल वीरान हैं। इसके बावजूद कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या और मरने वालों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना की काट के लिए वैक्सीन बनाने में जुटा है। भारत के कई राज्य कोरोना की चपेट में हैं। अर्थव्यवस्था से लेकर आम जनजीवन पूरी तरह से थम चुका है। 101 दिनों में कोरोना ने जो कोहराम मचाया है, भारत को उससे उबरने में लंबा वक्त लगने वाला है। दुनिया के हर देश में कोरोना को अब तक सिर्फ कंट्रोल में किया गया है। उसे खत्म करने में हर अस्त्र नाकाम हो चुका है। कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर इस्तेमाल का संदेश दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसे देखते हुए अभी कोरोना से जल्द निजात मिलना संभव नहीं नजर आ रहा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़।
जी हाँ, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे पहले सबसे आपसे परिचय करवा देते हैं। प्रोफेसर एपी टिक्कू साहब हैं हमारे साथ में, डीन है मेडिकल कॉलेज के केजीएमयू के। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। और आकाश राय हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। जनार्दन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। और दो खास मेहमान हमारे साथ में कानपुर स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर महेंद्र सरोगी चिकित्सक हैं, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका भी। और साथ ही साथ में सचिन रावत भी कांग्रेस के नेता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सचिन रावत जी। हम सीधा रुख करेंगे प्रोफेसर एपी टिक्कू साहब का। टिक्कू साहब, मात्र उम्र 101 दिन की भारत की बात करें और विश्व में 132 दिन की, और इस 132 दिन में इसने इतना कहर ढाया है कि पूरी 7.25 अरब की आबादी सहम गई है और करीब 1/3 आबादी इससे पीड़ित हो गई है, मतलब इससे परेशान है। क्या कहेंगे आप? ये आंकड़े जो 101 दिन के आपने बताए, ये क्रिकेट के मैदान में तो अच्छे लगते हैं आंकड़े, जी, खेल में क्रिकेट के शतक बनाया जी, लेकिन ये कोरोना में तो हम लोग इस आंकड़ों से सतर्क ही रहें और इससे ये देखना है आगे कि ये आंकड़े जितना घटे इसकी उम्र कम से कम हो, बिल्कुल, और उसको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से उससे हम लोग उसको उसके ऊपर आ पाएँ, उसको उस पर कब्जा पा पाएँ, ये जंग जीत पाएँ। ये 101 जो शतक है ये दोहरा शतक ना हो, इसकी उम्मीद करें और इसके लिए हम लोग सब मिलकर जुट के काम करें। ये हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्व में जब ये कोरोना वायरस आया था तो कोई विश्व का देश इसके लिए तैयार नहीं था, सबके लिए एक सरप्राइज़ था और ये भारत के लिए भी सरप्राइज़ था। और उससे जूझने की और इससे लड़ने की क्षमता आज से महीना भर 2 महीना पहले नहीं थी, उतनी जितनी आज की तारीख में है। और धीरे धीरे इसमें सब हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस धीरे धीरे आ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ के गाइडलाइंस आ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के गाइडलाइंस आ रहे हैं, और रोज़ इसके ऊपर एक नया कोई एक काम हो रहा है और इसको देख रहे हैं कि कैसे सुविधा बढ़ाई जाए, कैसे मरीज़ों को सबको इलाज मिल पाए और सबको सुविधा मिल पाए। और गाइडलाइंस जो आ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो बड़े स्पष्ट हैं कि जैसे डॉक्टरों के लिए गाइडलाइंस और अस्पतालों के लिए गाइडलाइंस जो हैं बहुत क्लियर हैं, जो सेंट्रल की और स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस हैं कि ये लड़ाई जो है ये जैसे कि फ़ौज लड़ती है कि फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक है, एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होना चाहिए, एक थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होना चाहिए। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कि उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स, कौन कौन से डॉक्टर्स, कौन कौन सी स्पेशलिटीज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में काम करेंगी, उनको लिस्ट किया गया है और वो उस तरह से काम कर रही हैं। अगर उनमें से कुछ दिक्कत होती है तो एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है कि उसमें कौन कौन से विभाग हैं, कौन कौन से स्पेशलिस्ट हैं, कौन सा पैरामेडिकल स्टाफ है, जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में उनको पीछे रखा जाता है। और फिर एक थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी वेट करता है कि अगर ये भी दोनों और इसका कहर बढ़ जाए और कंट्रोल करने के लिए आवश्यकता ज़्यादा मैन पावर की पड़े, ज़्यादा पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ, हेल्थ वर्कर की ज़रूरत पड़े, तो पूरा एक लाइन ऑफ डिफेंस हो, जिसके हिसाब से ये काम हो रहा है और ये काम हो रहा है। अब आप अगर देखें तो यहाँ लखनऊ में या यूपी में अगर आप आबादी देखें कि कितनी है, यूपी की आबादी करीब 23 करोड़ है जी, लखनऊ की आबादी करीब 35 से 40 लाख है, तो कोरोना के केसेस को कंट्रोल करने में कामयाबी हुई है, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो 250 के करीब कोरोना के केसेस लखनऊ में हैं और आबादी 40 लाख है, बिल्कुल, ये बहुत इतना तादाद, बहुत परसेंटेज ज़्यादा नहीं है। ये बात आपने ठीक कही, बिल्कुल जी जी। आप ठीक है, आएंगे दोबारा से आपके जी, पास में। जी। आकाश राय जी का रुख करेंगे। आकाश राय जी, मात्र 101 दिन में ही हिला दिया सरकारों को इसने। आपकी सरकार भी हिल गई है, कभी ट्रेन का दिक्कत, कभी श्रमिकों की दिक्कत, कभी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है। और अभी मैं फिर कहूंगा इसकी उम्र मात्र 101 दिन है भारत में, आगे कितना लंबा जीवन इसका है तो अभी ये तो भविष्य के गर्भ में है। प्रदीप जी, भारत की जितनी आबादी है, जितनी बड़ी आबादी, हम 130 करोड़ की भारत की आबादी है, उस हिसाब से समस्याएं तो आई नहीं, ये आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं। लेकिन मुझे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की एक कविता याद आती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने इस महामारी से जंग लड़ी है और अभी तक हम बहुत हद तक सफल हुए हैं, और इसकी तारीफ सिर्फ भारत में ही नहीं हो रही, आप पूरे विश्व में उठा के देखिए
जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की पहल पे विश्व के अन्य देशों ने इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू किया और बाकी चीज़ों का लेन देन हुआ, तो उससे काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली है। और अभी हमारे यहाँ जो आबादी है 130 करोड़ की, अभी सिर्फ 50,000 केस हैं। फिर भी हमें लगता है कि ये केस कम नहीं है, हमें और भी मेहनत करनी होगी। लेकिन कुछ चीज़ों पे बड़ा दुख होता है, जैसे महाराष्ट्र में कल औरंगाबाद में घटना हुई, बहुत ही दुखद, बहुत ही विभत्स घटना थी। जिन मजबूत कंधों पे मजदूरों के उस पटरियों को बिछाने का काम दिया जाता है, उन्हीं पटरियों पे उनकी मौत हो जाना निश्चित रूप से काफ़ी दुखद था। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति की है, प्रदीप जी, क्या महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर वो श्रमिक और वो मजदूर महाराष्ट्र में थे तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी थी। सिर्फ टाल देना कि नहीं रेलवे की सारी गलती है, ये गलत है। राजनीति नहीं होना चाहिए। और मैं अंतिम बात कह के अपनी क्लोज करूंगा कि हमें सबको, चाहे वो अक्रॉस द पार्टी लाइन कोई भी पार्टियां हो, हमें सबको मिलकर सामूहिक रूप से इस महामारी से लड़ना है। और निश्चित रूप से हम इस महामारी से जंग जीतेंगे, कोरोना से भी जीतेंगे, और आने वाली जो अर्थव्यवस्था की समस्या है उसमें भी हम लड़ाई को जीतेंगे। चलिए, सचिन रावत जी क्या कहेंगे? आपकी भाई बता रहे कि आप तो राजनीति करें, लेकिन फिर भी बता दें, आपको 101 दिन में आपको भी काफी मौका मिला सरकार को घेरने में, कभी पीपीई किट को लेकर के कमी को लेकर के, कभी वेंटिलेटर की कमियों को लेकर के, कभी श्रमिकों को ट्रेन से ला करके उनसे पैसा वसूलने को लेकर के, भरपूर मौका दिया इस कोरोना ने आपको राजनीति करने का। देखिए प्रदीप जी, पहले दिन से कोरोना की महामारी देश में लगातार बढ़ती हुई जा रही थी और कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ में हैं, सरकार के साथ में हैं, ना कोई राजनीति होगी, ना किसी प्रकार की कोई वाद विवाद, कोई भी बातचीत होगी। लेकिन लगातार हम लोग सरकार को सुझाव जरूर दे सकते थे और लगातार आदरणीय श्री राहुल गांधी जी सुझाव लगातार देते हुए आए हैं अभी तक। आपने देखा होगा जिस प्रकार कल की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन जो महामारी 29 जनवरी को जो हमारे देश में केस आया केरल में, जैसा कि आपने बताया, उसके बाद में फरवरी में 12 फरवरी को श्री राहुल गांधी जी ने आगाह किया था सरकार को, लेकिन सरकार चेती नहीं, उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। आज 50,000 से ज़्यादा केस हैं और एम्स के डॉक्टर गुलेरिया साहब ने कल ही कहा था कि उन्होंने कहा था कि आने वाले जून जुलाई में केस बढ़ेंगे। अब तक सरकार का क्या प्लान है? टेस्टिंग तो आपने देखा होगा कि टेस्टिंग सिर्फ 12 लाख हुई है। 135 करोड़ के आबादी में 12 लाख टेस्टिंग, क्या संभावना की जाए कि आने वाले समय में कितनी टेस्टिंग होगी? लगातार आपने देखा होगा सरकार का रुख, जबकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा रेड जोन में कानपुर है, लखनऊ है, आगरा है, अब नोएडा भी आ रहा है। तो क्या यहाँ पे टेस्टिंग ज़्यादा नहीं हो सकती थी? इसको भी सरकार को देखना और समझना चाहिए। हम लोग सरकार को घेर नहीं रहे, लेकिन हम उन मुद्दों को बता रहे हैं जो सरकार ने लापरवाही में लॉकडाउन करने से जो श्रमिक तबका है, जो मजदूर तबका है, उसको जो चोट पहुंची है, उसकी आवाज को हम लोग उठा रहे हैं। हम लोग कोई राजनीति नहीं कर रहे, इस समय राजनीति करने का समय भी नहीं है। इस समय सरकार के साथ में सरकार को लेकिन स्पष्ट तौर पे अपना रुख करना चाहिए कि आने वाले समय में जब 2 महीने ये महामारी अगर बढ़ेगी तो उस पर अभी से क्या रोड मैप है, क्या प्लानिंग है, उसको प्रधानमंत्री जी को सबको बताना होगा। प्रधानमंत्री जी प्रथम नागरिक हैं, प्रथम नागरिक होते हैं, उनको उनकी बात को सभी लोग मानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो भी फैसले अब लेते हैं, उन फैसलों में हमेशा विरोधाभास होती है। हम लोग सुझाव दे रहे हैं, उसको भी नहीं मान रहे हैं। आप तानाशाही की तरफ कोई ना कोई चीज थोप देते हैं, उसको तो कम से कम बताना चाहिए ना कि आप पीपी किट कितनी मुहैया कराई है। आपने देखा होगा हर्षवर्धन साहब ने कहा कि हम लोग 3 लाख पीपी किट बना रहे हैं। कितनी पीपी किट डॉक्टरों को मिल पाई है, ये भी सरकार को आंकड़े देने चाहिए। सरकार जो ये उत्तर प्रदेश की सरकार आपने देखा होगा। ठीक है सचिन जी, दोबारा से आपके पास आएंगे। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। जनार्दन मिश्रा जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जनार्दन, क्या कहेंगे आप? आपने जैसा बताया कि भारत में लगभग 130 दिन से ज़्यादा इसको हो चुका है। 101 दिन, भारत में 101 दिन इसको हो चुका है, 100 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं जी। और अभी भी आगे ये लड़ाई लंबी है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो साइंटिस्ट और जो एक्सपर्ट्स का कहना है, अभी ये इसको लंबे दूरी तक हमें रखना है।
और जो सबसे बड़ा इसमें हथियार साबित हो रहा है वो यही है कि अपने आप का बचाव कैसे किया जाए। जो सरकार भी जोर दे रही है, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद ये सारी सिचुएशंस निकल के आती हैं। अब जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि 135 करोड़ की जनसंख्या में कितने टेस्ट हुए हैं। देखिए, भारत जैसे देश में सारे नागरिकों के टेस्ट होना संभव नहीं है। जो जिस हिसाब से गवर्नमेंट अभी धीरे धीरे करके अपने नंबर ऑफ टेस्ट और नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ बढ़ा रही है, जैसे जैसे वायरस अपना रूप बदल रहा है, तैयारियां भी उसी हिसाब से आगे बढ़नी है। और ये चीज़ें अभी जो इंटरनेशनल लेवल पर रिपोर्ट्स आई हैं, 2022 तक ये सारी प्रिवेंशन जो हम लोग ले रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, पर्सनल हाइजीन की बात कर रहे हैं, सोशल हाइजीन की बात कर रहे हैं आप आसपास के, तो वो हमें 2022 तक फॉलो करना है। तो ये लड़ाई प्रदीप जी अभी खत्म जल्दी नहीं होने वाली है। हमें इसको धीरे धीरे अपनी आत्मसात करना पड़ेगा। इस चीज को लेकर अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, फिजिकली भी, मेंटली भी, और कहीं ना कहीं सोशली इकोनॉमिकली भी। बिल्कुल ठीक करें। जैसा कि हमने पहले भी अपने दर्शकों को आगाह किया कि हमको इसके संग जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। इसके संग संग ही जीना पड़ेगा, हमको इससे बच के रहना पड़ेगा। लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि हम इससे छुटकारा अभी फिलहाल नहीं पा सकते। हालांकि तमाम देशों की कंपनियां लगी हुई हैं कि जल्दी से वैक्सीन आए और इस महामारी से छुटकारा मिले। डॉक्टर साहब का रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर टिक्कू साहब, आपसे समझना चाहेंगे, ये लगातार जो अपना हम लोग म्यूटेशन की बात भी कर रहे हैं लगातार कि एक अपना कलर चेंज कर रहा है, अपना स्वरूप चेंज कर रहा है और अब अपने रास्ते भी बदल रहा है। अनेक रास्तों से अभी तक ये लग रहा था कि सिर्फ आंख, मुंह हाथ के जरिए जो मुंह में जाता है उससे ये इन्फेक्शन करता है। अब पहले थोड़ी बहुत खबर आई कि आंख के जरिए भी जाता है, अब ये पता चल रहा है कि आंख के जरिए सबसे ज्यादा जाता है। दूसरा और भी चीजें हैं। तो क्या लगता है कि ये अपने नए नए रास्ते बदल के सामने आ रहा है? देखिए, हम लोग इसको देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है जी इस वायरस में, लेकिन बेसिकली वायरस का रुख वैसा ही है जैसा अभी तक लार्जली रहा है। थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें आ रहे हैं और ये जो जानकारी हम लोग को इसके बारे में पहले नहीं थी, धीरे धीरे दुनिया में और हमारे देश में इसके बारे में जानकारी बढ़ रही है। और मैं ये कहूँगा कि एक रोड मैप सरकार ने बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि रोड मैप नहीं बना हुआ, इसका एंटिसिपेशन नहीं है कि ये बढ़ जाएगा या बढ़ सकता है। उम्मीद ये है कि इसको कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन बढ़ने के लिए भी रोड मैप बना हुआ है। अगर आप देखिए तो एक रेड जोन, एक ऑरेंज जोन, एक ग्रीन जोन में सारे प्रदेश को बांटा गया है, पहले नहीं बांटा गया था। उसके बाद रोड मैप में मैं आपको बताऊं कि जो हमारे टेस्टिंग के सेंटर्स हैं, नोडल सेंटर्स हैं, पहले बहुत कम थे, 2 या 3 थे, अब वो नोडल सेंटर्स बढ़ गए हैं। टेस्टिंग का सारा फैसिलिटी बढ़ गई है, टेस्टिंग का सारा इक्विपमेंट बढ़ गया है, लेकिन हर आदमी को टेस्ट नहीं किया जा सकता और ना ही इसकी ज़रूरत है। ये जनता को समझना चाहिए कि ये ऐसा नहीं है कि किसी को ज़रा भी खांसी हो, जुकाम हो या गला खराब हो तो तुरंत टेस्टिंग के लिए पहुंच जाए और इसके लिए बहुत घबरा जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि ये नहीं ठीक हो रहा तो उसको जरूर डॉक्टर के पास, वहां अस्पताल जाके टेस्ट कराना जरूरी है। हम रोड मैप की बात समझेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं, उनसे समझेंगे। हम जो आपसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो नई खबर निकल के आई है कि आंखों के जरिए ये ज्यादा इफेक्ट करता है, क्या प्रोसेस है इसका, क्या कैसे नया रास्ता बनाया है इसने, जरा इस पर रोशनी डाल दीजिए। जी डॉक्टर साहब, आप ही से सवाल है। प्रोफेसर टिक्कू साहब, आपसे जी। नहीं, मैं देखिए ऐसा है ना कि ये तो आपने ठीक कहा कि ये चेंज कर रहा है कि पहले ये था कि आप किसी से हाथ मिलाएंगे तो हो जाएगा जी। फिर ये कहा था कि आप सांस लेंगे तो सांसों से एयर में फैल रहा है। अब यह है कि ये आंख से फैल रहा है। लेकिन देखिए, ये सब तरीकों से फैल सकता है और आगे आगे कोई और नया ढंग भी ला सकता है। लेकिन इसके लिए हम लोग को तैयार रहना है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसका सबको बता भी रहे हैं कि ये तरीके हैं, इसको सावधान रहने के लिए, इसको बचने के लिए। उसके अब ये उपाय आगे आगे बदल के भी करने पड़ेंगे कुछ। लेकिन ये सब चीजों के लिए सबका कोऑपरेशन और सबका एक सहयोग जरूरी है, जनता का भी सहयोग जरूरी है, तभी ये इतने बड़े इससे हम लोग जीत हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। हम और एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे। एक नया टर्म जो निकल के आया, जो इसने नया रास्ता अपनाया है, वो है सीवर के माध्यम से निकल के भी आता है। तो सीवर के माध्यम से ये कैसे घर तक पहुंचता है, कैसे लोगों को इससे सचेत रहना चाहिए और कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, क्योंकि मुंह से जाता है तो हम लोग मास्क लगा लेते हैं
आंखों में गॉगल लगा लेते हैं, सीवर में कैसे इसको रोक पाएंगे? देखिए, ये अदृश्य शत्रु है जी, इसको देखा नहीं जा सकता। ये कहाँ मौजूद है और कहाँ से आएगा, ये इसकी बहुत जानकारी अभी भी नहीं है। लेकिन ये इतना सबको पता है जी। कि अगर आप अपने हाथ को बार बार अच्छे से धोएं और फेस मास्क लगाएं और एक सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लॉकडाउन आज जब तक है तब तक लॉकडाउन रखें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके प्रकोप से बच सकते हैं। ठीक है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर महेंद्र सरोगी, आप भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर महेंद्र सरोगी जी, आपका भी स्वागत है। और आपसे भी वही चीज जानना चाहेंगे कि इस छोटी सी उम्र में, भारत में मात्र 101 दिन की उम्र हुई है इस कोरोना की, और इसने कोहराम मचा रखा है, क्या कहेंगे आप? तेरे को क्या चालू है? डॉक्टर सरोगी साहब, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। डॉक्टर सरोगी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, ये जो कोरोना वायरस है, इसकी विश्व में उम्र मात्र 132 दिन की है, और हमारे यहाँ भारत देश में इसकी उम्र मात्र 101 दिन की है, और इस छोटी सी उम्र में इसने पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रखा है। कहां से पाता इतनी शक्ति है? ऐसा है, मैं इसके विषय में कुछ डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ। इसने विश्व में जरूर कहर बरपाया है। इंडिया में इसने कोई खास कहर नहीं बरपाया है। ये जो भी आपको केसेस दिखाई दे रहे हैं जी, इनके केसेस के अंदर कोई खास दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे कानपुर की स्टैटिस्टिक्स है, 300 करीब पेशेंट्स यहाँ पे पाए गए हैं, उनमें इन्फेक्टिविटी बहुत कम है। एग्रीड जी। कि एक जनरल खांसी जुकाम इससे ज़्यादा खतरनाक होता है। जो 5-6 डेथ हुई भी हैं वो ऐसे पेशेंट्स की थी जो अदरवाइज भी एक्सपायर करते, कोई भी अगर खांसी जुकाम हो जाता तो भी वो उनकी डेथ हो जाती है। मतलब ये जो इन्फेक्शन है यहाँ पे बॉडी इम्यूनिटी बहुत होने की वजह से परेशान नहीं कर पा रहा। ना सिर्फ इंडिया ही नहीं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इन किसी में भी इसका ज़्यादा नुकसान नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, विदेशों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से हम सब आतंकित थे, डरे हुए थे। अब हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ये जनरल खांसी जुकाम की तरह है। अब हमें धीरे धीरे, आपकी बात ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यानी कि एशिया में इसने अभी अपना विकराल रूप नहीं दिखाया है। डॉक्टर गुलेरिया कह रहे हैं कि जून में इसका विकराल रूप देखने को मिलेगा। आपको नहीं लगता है हमारे यहाँ केसेस इसलिए कम है क्योंकि काफी बाद में, सबसे बाद में इस ओर इसने रुक किया है, हमें सचेत होने का पूरा मौका दिया इसने। नहीं, सचेत तो हमें होना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए। केसेस बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, काफ़ी बढ़ेंगे जी। लेकिन उतनी ज़्यादा इन्फेक्टिविटी नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, जैसे पिछले साल डेंगू में जितनी डेथ हुई थी कानपुर में, ठीक आपकी बात से एग्री कर रहे हैं बिल्कुल। डॉक्टर सरोगी साहब, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। डॉक्टर प्रोफेसर एपी टिक्कू साहब भी हमारे पास हैं, डीन है वो मेडिकल कॉलेज के, वो भी यही बात कर रहे हैं कि इसका अभी कहर देश में इतना नहीं है, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी है, और उसमें अगर 2,000 लोग की मौत होती है और 40,000 लोग संक्रमित होते हैं, तो ये ना के बराबर है। एग्रीड। लेकिन हमारे पास पर्याप्त समय था और हम चूंकि लॉकडाउन की वजह से भी बच पाए। भाई पर्याप्त समय था, लेकिन हमारे यहाँ बहुत से लोग लॉकडाउन को आज भी नहीं मान रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को आज भी नहीं मान रहे हैं। तो इसलिए ये एक भारी समस्या है। जब तक हम खुद, इसमें कोई सरकार या कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए हमें खुद ही सचेत होना पड़ेगा, जनता को सचेत होना पड़ेगा। इसकी इन्फेक्टिविटी इतनी है कि भाई ठीक है, कैसे कोई ठीक है डॉक्टर साहब, आएंगे आपके पास दोबारा से। जी बिल्कुल ठीक करें, खुद से सचेत रहना पड़ेगा। सरकार तो सबको सचेत नहीं करेगी, सरकार का काम है कि वो सजग करे। एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। और बिल्कुल सही करें डॉक्टर महेंद्र सरोगी जी साहब
कि हमारे यहाँ केसेस बहुत कम है। इसलिए कम है क्योंकि हमने लॉकडाउन किया, रोकथाम के उपाय किए, लोगों को सजग किया, सचेत किया। लॉकडाउन लगातार चलता रहा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ केसेस काफ़ी कम है। और एक ये भी कारण है कि हमारे यहाँ काफ़ी देर से इसने कदम रखा और पूरे विश्व में ये पहले फैल चुका था, जिसका भी फायदा मिला न सिर्फ भारत को बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी इसका फायदा मिला, क्योंकि यहाँ पर केसेस कम देखे जा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से ये अपने रास्ते बदल रहा है, जिस तरह से अपना नेचर बदल रहा है, और जिस तरह से डॉक्टर एम्स के डायरेक्टर गुलेरी ने कहा कि जून में ये अपना भारी कहर बर पाएगा, उसको लेकर आशंका बनी हुई। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस छोटी सी उम्र में इस वायरस ने कितना बड़ा कहर बरपा रखा है और ये रुकने वाला नहीं है। लगातार जो खबरें आ रही हैं, एम्स के जो डॉक्टर आगाह कर रहे हैं और विश्व भी आगाह कर रहा है कि ये अभी रुकने वाला नहीं है। अभी इसकी उम्र काफ़ी लंबी है, बड़ी लंबी उम्र लेकर के आया है ये, और इसीलिए रोड मैप की ज़रूरत है। सभी लोग आगाह कर रहे हैं, सचिन रावत भी आगाह कर रहे हैं। जरा आकाश राय का रुख करेंगे। आकाश राय, ये बात ठीक है, रोड मैप का लोगों को पता होना चाहिए। हमने लॉकडाउन 1 देखा, लॉकडाउन 2 देखा, लॉकडाउन 3 देख रहे हैं। कोई रोड मैप है सरकार के पास में जो बताए कि आगे करना क्या है, भविष्य कैसा होने जा रहा है? बस खाली चल रहा है देश। नहीं प्रदीप जी, रोड मैप सरकार के पास है, तभी इतनी अभी मेडिकल साइंस के 2 वरिष्ठ लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और दोनों लोगों ने इस बात को माना कि भारत ने बहुत बेहतर तरीके से इसको कंट्रोल करके रखा है। तो रोड मैप था तभी, और रोड मैप आप जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन सबसे अहम चीजें हैं जिसको। आकाश राय जी, ये तो ठीक है कि लॉकडाउन एक आसान तरीका था। प्रधानमंत्री जी आए, अनाउंस किया, लोगों ने अपने दोनों चरण घर में रख लिए, 2 चरण में दोनों चरण अपने घर में रख लिए, तीसरा चरण भी चल रहा है। अब दिक्कत यह कि आगे का रोड मैप क्या होगा? डराने वाली जो तस्वीरें आ रही हैं, डराने वाली जो बातें आ रही हैं कि अभी ये जून में कहर और बढ़ पाएगा, उसके लिए कोई रोड मैप है क्या आपके पास? नहीं,
प्रदीप जी, जैसा आप भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं कि अभी कोरोना की कोई वैक्सीन तैयार नहीं है। हालांकि भारत भी फाइनल स्टेज तक पहुंचा है कि जल्दी से जल्दी हम वैक्सीन तैयार कर लें। अभी उस दिन हम लोगों ने चर्चा की कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने भी तैयार कर लिया, पेटेंट कराना है। तो अभी जब वो तो बात की बात है, लेकिन जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती है तब तक सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, मास्क का प्रयोग करना ये तो अनिवार्य ये बात ठीक है। मैं फिर रहेगा। अपना सवाल दोहराता हूँ, शायद मैं आपको समझा नहीं पाया। क्या आइंदा कोई रोड मैप है कि लॉकडाउन 3 खत्म होने के बाद में क्या होगा, कैसे आगे जीवन बढ़ेगा? क्या इसका कोई रोड मैप रखेंगे आप लोग सामने? बिल्कुल प्रदीप जी, केंद्र की सरकार हो या हमारी प्रदेशों की सरकार हो, सारी सरकारें बेहतर तरीके से काम कर रही हैं और हमने इसीलिए धीरे धीरे अर्थव्यवस्था जो हमारी पीछे जा रही थी। किसी ने ये नहीं कहा कि कोई सरकार अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है। सब इतना जानना चाहते हैं कि क्या रोड मैप होगा, ये तीसरे लॉकडाउन के बाद में क्या होगा? क्या लॉकडाउन 4 होगा, पार्ट 4 होगा, या लॉकडाउन खुलेगा? अगर नहीं खुलेगा तो कितना खुलेगा? कोई रोड मैप तो बताइए ना देश को आप। नहीं, जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे उसी को सारे देश को मानना है। और अभी लॉकडाउन 3 चल रहा है और जहां तक हम लोगों के पास जानकारी है कि लॉकडाउन 4 भी होगा। ये मई तो जाना ही जाना है लॉकडाउन में, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता है नहीं प्रदीप जी, आप भी जानते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे अच्छा रास्ता है जिसको हमको पालन करना ही होगा। लेकिन साथ ही साथ हमको देश की अर्थव्यवस्था को भी देखना होगा। जो हमारे श्रमिक या जो हमारे मजदूर जो अन्य प्रदेशों में थे, जो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं या किसी अन्य प्रदेश में थे, वो वहां पहुंच रहे हैं, उनकी चिंता करना, उनकी व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार के पास रोड मैप था। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी के रिजीम में जो भी गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू हुई, चाहे वो जनधन योजना रही हो, चाहे उज्ज्वला योजना रही हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, इस कोरोना महामारी के काल में वो योजनाएं इन गरीबों के लिए एक संजीवनी के रूप में आज साबित हुई हैं। तो आप ये नहीं, हमारे पास रोड मैप बिल्कुल है। लेकिन अभी जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि राहुल गांधी जी ने सुझाव दिया। राहुल गांधी जी सुझाव जहां पे उनकी अपनी सरकारें हैं उनको भी तो एक बार दें। महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा इस समय हब बना हुआ है और खास करके मुंबई शहर, वहां पे डेली कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आप वहां पे संदेश नहीं दे रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की एक बात कह के पूरी करूंगा। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सारी जिम्मेदारी है। मैं बताना चाहता हूं कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जो इस समय रिकवरी रेट है वो 30% के आसपास है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो रिकवरी रेट 43% है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार बेहतर काम कर रही है। और जहां पे भी, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, मुझे लगता है कि उनको अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं होगा और सिर्फ केंद्र सरकार पे आरोप प्रत्यारोप लगाना ठीक नहीं है। ठीक है। सचिन रावत जी, आप कह रहे हैं कि सरकार के पास में कोई रोड मैप नहीं है, और यहाँ आकाश राज जी कह रहे हैं कि पूरा रोड मैप बन के तैयार है। 3 लॉकडाउन हो गए, चौथा लॉकडाउन भी हो सकता है क्योंकि एक यही मात्र उपाय है, और इसके अलावा भी तमाम चीजों के लिए व्यवस्थित कर दिया गया है। कब क्यों कहते हैं कि अब कोई रोड मैप नहीं है? देखिए प्रदीप जी, जहां तक आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यक्तित्व में उन्होंने कहा कि हमको जान भी बचानी है और जहान भी बचाना है। लेकिन आपने देखा है कि कितनी जानें चली गई और जहान तो लोगों का चला ही गया है। और जहां तक श्रमिक तबका, देखिए देश में 2 तरह के लोग हैं, एक अमीर तबका है, एक गरीब तबका है। हिंदुस्तान 2 भागों में बटा है। आज सबसे ज्यादा जिसको चोट पहुंची है वो श्रमिक तबका, गरीब तबका है। अगर आप उसके लिए कम से कम जरूरतमंद चीजें मुहैया करा दे, जैसे कि मनरेगा की जहां तक बात आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने की है कि मनरेगा को 200 दिन कर दीजिए। जो हमारे मजदूर भाई आ रहे हैं, जो बाहर से पलायन करके वहां यहाँ पे आ रहे हैं, उनको कम से कम मजदूरी तो 200 दिन मिलनी चाहिए। जो योजनाएं आपने चला दी और दूसरी एक और बात प्रदीप जी, मैं 30 सेकंड में बात कंप्लीट कर लूंगा। प्रदीप क्रेडिट आपको दे दे प्रदीप, मैं बता रहा हूँ 30 सेकंड में मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी। पर सवाल पूछा, आपको जवाब मिल गया। देखिए मैं प्रदीप जी 30 सेकंड में बात अपनी कंप्लीट कर लूंगा। जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, वहां पे हम लोगों ने सुनिश्चित कर दिया और वहां पे हम लोगों ने न्याय योजना के तहत उन लोगों को 72,000 रुपए देने का काम कर रहे हैं। वहां पे किसानों को
किसानों को सम्मान निधि के तौर पे जो इन लोगों ने 500 रुपए देने का काम किया, वहां 1500 रुपए देने का काम कर रही है हमारी सरकार। और हमारी सरकार जहां जहां भी है वहां पे अच्छा काम कर रही है। और जितने भी आपने देखा होगा, भिलवाड़ा मॉडल आपने देखा होगा, अब वो भिलवाड़ा मॉडल को भी नहीं भुलाया जा सकता है, जिस प्रकार टेस्टिंग हुई है भिलवाड़ा में, तो उस सबको कम से कम जानना चाहिए। हम लोग कोई राजनीति नहीं कर रहे। आप श्रमिक तबका, मजदूर तबका है, आप बाहर से एक प्लेन बेच करके एक नागरिक, दो नागरिक को बुला लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेन में जो नागरिक आते हैं उनसे भी पैसा वसूलते हैं। ये कौन सा, ये कौन सा देश बना रहे हैं आप? ग्रामीण श्रमिक तबके से क्यों वसूली कर रहे हैं? इसमें तो कम से कम व्यक्तित्व देना चाहिए ना। सचिन रावत जी, सवाल एक सुन लीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप लोग श्रमिक को लेकर के इतने चिंता है, मेरे दो सवाल है आपसे। एक, देश में श्रमिकों की संख्या बढ़ी कैसे? 60 साल तक आपने राज किया, ये 40 करोड़ से लेकर के 80 करोड़ कैसे हो गए? दूसरा सवाल मेरा ये है, अगर आप श्रमिकों के लिए इतने चिंतित, इतने बेचैन, इतने व्याकुल, इतने आकुल हैं, तो आपकी पंजाब की सरकार ने ये श्रमिक विरोधी कानून क्यों लागू कर दिया कि 8 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे काम लेना है? ठीक है प्रदीप जी, मैं एक एक करके आपको जवाब देता हूं। जहां तक आप लोग 70 साल की बात करते हैं, 70 साल में आपने देखा है कि 6 साल प्रधानमंत्री जी इधर इन्होंने, इनकी सरकार चली है, उधर अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 साल चली थी, जो जनसंघ और सब मिलाकर चली थी। उसको आप जो डिवाइड कर लीजिए, उसकी बात मैं नहीं आऊंगा। लेकिन दूसरी एक और बात, जहां तक श्रमिक की बात आपने कही है, उत्तर प्रदेश में मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 30 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, बिहार में हमारी सरकार नहीं थी। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार के जो श्रमिक भाई हैं वही दूसरे राज्यों में जाते हैं, मजदूरी करते हैं, श्रम का काम करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे जो अव्यवस्था, इस वजह से वहां पे बाहर जाते हैं। किसी को अच्छा नहीं लगता कि अपना घर छोड़ करके बाहर के घर में जाकर के हम श्रमिक का काम करना पड़े। यहाँ रोजगार आप दे दीजिए तो बाहर क्यों जाए ये लोग? और दूसरी एक और बात, जहां तक आपने पंजाब की आपने बात बता दी, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की सरकार की बात नहीं बताएंगे। जो यहाँ श्रम कानून जो 3 साल वाला था, इन लोगों ने खत्म कर दिया, उसकी बात नहीं होगी, क्योंकि विपक्ष से सवाल हमेशा होता है, सत्ता पक्ष से सवाल नहीं होता है। विपक्ष अगर सवाल सत्ता से पूछता है, हम लोग यूपी, एमपी, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, विपक्ष में आ गए, लेकिन आज जो सवाल सत्ता से होना चाहिए वो विपक्ष से होता है। नहीं, सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछते हैं, और जो बुनियाद आप लोगों ने रखी, तो मैं बता वो रहा हूं बुनियाद कि हिली कैसी? जहां हमारी सरकार हिली कहते हैं, इसका भी जवाब चाहिए। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में हमारी यहाँ पे 30 साल सरकार नहीं है, वहां पे श्रमिक भाई सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का है। और आपने जहां तक बात की है श्रमिक भाई की, तो श्रमिक भाई के लिए कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा आगे आकर के उसने मनरेगा लागू करने का काम किया। हम लोगों ने 100 दिन रोजगार देने का काम किया था। हम लोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेकर के 2013 लेकर के आए थे, जो 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल देने का काम किया। हम लोगों ने बिल लागू करने का काम किया, जो किसानों की जमीन थी उसको सुनिश्चित करने का काम किया। हमने सबसे ज्यादा, अगर किसी ने डॉक्टर महेंद्र सरोजी का रुख कर लेते हैं। सचिन रावत जी, ठीक है, बहुत काम किया आप लोगों ने, इतना काम किया सरकारों ने मिल करके कि आज श्रमिक सबसे ज्यादा अगर विश्व में सुख खुशहाल है तो वो इंडिया में ही है। कोई बात सर, इसमें मैं डॉक्टर सरोगी साहब, मैंने प्रोफेसर टिक्कू साहब से 2 सवाल पूछे थे, वही सवाल आपसे भी पूछ रहा हूं। ये कोरोना अपने नए नए रूप में आगे बढ़ रहा है, नए नए रास्ते खोज रहा है। अभी जो नया रास्ता उसने खोजा है कि सीवर के माध्यम से घर में घुसता ही है। किस चीज के माध्यम से? किस चीज के माध्यम से घुसता है? सीवर जो हमारा नाली होती है, सीवर होती जी। देखिए, इसको घुसने से रोक पाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इसका एक ही रास्ता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा के हमको इसका सामना करना पड़ेगा जी। इसको जितना हम कर सकते हैं वो सब हम कर रहे हैं, लेकिन सीवर है और तमाम चीज़ें, उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल काम है। इसका जैसे आजकल आयुष मंत्रालय और ये सब दे रहा है कि आप बॉडी इम्यूनिटी की चीज़ें ट्राई करिए।
इसी से हम लोग इससे बच पाएंगे, बाकी कोई साधन नहीं है। इसकी इन्फेक्टिविटी तो मतलब स्प्रेड करने की चीजें तो बहुत कुछ है, किसी भी चीज से स्प्रेड कर सकता है, वो कहां से कंट्रोल करेगा? मैं आपसे इसलिए जानना चाहता डॉक्टर महेश सरोगी जी, मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा था क्योंकि आप लोग डॉक्टर हैं और आप अच्छी तरीके से रास्ते बता सकते हैं। जैसे मुंह के रास्ते से जा रहा था तो हमने मास्क पहन लिया, नाक के रास्ते से जा रहा था हमने मास्क नाक तक लगा लिया, अब ये सीवर के रास्ते जा रहा था तो हम कैसे इसको रोकें? इसको रोकने के लिए हमें उसको सैनिटाइज करना है। सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन जो है उसको अगर हम 2% की कंसंट्रेशन में डाल देंगे तो उससे सैनिटाइज हो जाता है, उससे वो मर जाएगा। अब जैसे सीवर उसकी सफाई करके रखें, फ्लैश वगैरह जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कमोड वगैरह उसकी सफाई रखें। साबुन से भी मर जाता है, साबुन से का पानी भी डाल देंगे तो उससे भी खत्म होगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीच, इनके सोल्यूशन बना के डालेंगे तो उससे भी कम होता है। ये आपने अच्छी बात बताई। एक और चीज आपसे समझ ले कि आंखों के जरिए भी ये अभी जो रिपोर्ट आई है कि आंखों के जरिए भी ये काफी प्रभाव डाल रहा है और आइंदा ये ज्यादातर आंखों के जरिए ही घरों में पहुंचेगा। इसके लिए हम लोग जैसे आपने देखा होगा कि आजकल फेस शील्ड लगा के काम कर रहे हैं या गॉगल पहन के काम कर रहे हैं, वो इसका काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है कि अगर आदमी अपना कुछ नहीं तो धूप वाला चश्मा या धूप का ना भी हो उसमें प्लेन गॉगल लगा के पहने, उससे भी काफ़ी हद तक बचत कर सकता है। और दूसरा, हाथ या कोई भी चीज़ आंख में लगा के रगड़े नहीं, आपने अच्छा जी, क्योंकि हाथ में हमारे कोरोना का वायरस हो सकता है, जब हम रगड़ेंगे तो चला जाएगा। जी जी ठीक है डॉक्टर मान साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, आएंगे दोबारा। सर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने दोनों लोगों को सुना जी बात रख लीजिए अपनी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे क्षेत्र की बात नहीं है, जो राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी सरकारें हम लोगों को एक वो बना के रखती हैं कि हमने छूट दे दी या हमने उसको 2 रुपए किलो चावल दे दिया, 1 रुपए किलो चावल दे दिया, हमने श्रमिक को 500 रुपए दे दिए, 1000 रुपए दे दिए। ये समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। हमें रोजगार बढ़ाने के तरीके ढूंढने चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये इस पे ही सबको मेहनत करनी पड़ेगी, यही इसका अल्टीमेट सोल्यूशन है। सब्सिडी और ये सब तो एक मतलब मेरे नहीं समझ में आता कि ये इसका कोई सोल्यूशन है। टेम्परेरी व्यवस्था है। हाँ, ये टेम्परेरी व्यवस्था है, ये वोट बैंक की राजनीति है, तात्कालिक व्यवस्था है, टेम्परेरी व्यवस्था है। ठीक है, बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति। आएंगे आपके बात में। जनार्दन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? दोनों राजनीतियों की बात भी आपने सुनी, डॉक्टरों की बात भी आपने। प्रदीप जी देखिए, जो लॉकडाउन है और जो अभी तक जैसे हमारे दोनों सीनियर डॉक्टर्स ने बताया कि अभी जो वायरस है, जो विश्वव्यापी एक आपदा आई है, उसका जो असर हमारे यहाँ कम हुआ है, उसका एक श्रेय जो लॉकडाउन को दिया जा रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जनता का ही है। इतने बड़े देश में जिस डिसिप्लिन के साथ में इतना हम लोगों ने अपने आप को संभाला और ऐसे एक जगह देश रुक गया, इस वजह से ये चीजें हम लोगों ने यहाँ तक रोक पाई हैं। दूसरी चीज है, मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के रेफरेंस में बात कहूंगा। देखिए, गवर्नमेंट का जो मेन फोकस होता है, जो काम होता है, वो है प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन। अभी तक जो गवर्नमेंट है वो काफी अच्छा, उसको अप्रिसिएशन भी मिला, यहाँ भी देश में भी, ग्लोबली भी वो चीजें आई, लेकिन कुछ चीजों पर सवाल उठते रहे। जैसे जो ये दोबारा से इकोनॉमिकल वापस से रिफॉर्मेशन के लिए जो इन्होंने शराब का एक साथ वो खोल दिया और वहां पर अव्यवस्था जो फैली, तो उसका एक समाज में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट गया। जो चीजें वहां पे निकल, तो उसका एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं दिक्कत देने वाला था। ठीक उसी तरीके से आपने देखा, मजदूरों पर सभी लोग राजनीति करने में कहीं चूक नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट भी उस चीज को स्पष्ट नहीं कर पा रही है। हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं कि रेलवे जो है उसका पैसा ले ही नहीं रहा है और वहीं पर मजदूर अपने टिकट दिखा रहे हैं। तो हर तरफ से ये लेन देन, तो ऐसी चीजों से गवर्नमेंट को सावधान रहना चाहिए। उनको स्पष्टीकरण एक जरूर रखना चाहिए कि ये हमारा ये प्लानिंग है और हम यहाँ तक पहुंचे, मतलब एक रोड मैप देश के सामने होना चाहिए। आपने क्वारंटाइन के लिए एक सजेशन दिया, बिल्कुल अच्छी चीज है, आप लेके आते हैं, लेकिन कई डिस्ट्रिक्ट से इस तरह की खबर आ रही है कि बहुत छोटे से कमरे में 5-7 लोगों को भर दिया गया, तो इससे सोशल डिस्टेंसिंग टोटल खत्म हो गया और वो जो आपका पर्पस है वो वहीं पे डिफीट हो गया। तो ये चीजों पर जरूर जो प्लानिंग आप कर रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन भी अगर नहीं होगा तो फिर हम फेलियर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, आएंगे दोबारा से आपके बात में।
प्रोफेसर टिक्कू साहब का रुख करेंगे। प्रोफेसर साहब, एक बड़ी बात है, हमने दो चीजों पर डिस्कस किया कि कैसे वायरस अपना रंग रूप बदल के अलग अलग रास्तों से जा रहा है। एक और रास्ता इसने अपनाया है। एक रिपोर्ट आई थी, उसका मैं जिक्र कर दूं कि इस लॉकडाउन के दौरान कंट्रासेप्टिव की बिक्री बहुत बढ़ गई थी और करीब 2 करोड़ बच्चे नए पैदा हुए। अभी जो रिसर्च आ रही है कि स्पर्म के थ्रू भी ये संक्रमण हो सकता है, कितना खतरनाक है ये? इसकी देखिए, हर चीज जो मेडिकल साइंस में है जी, उसको हम लोग कहते हैं ये एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। इसकी कोई प्रॉपर रिसर्च का कोई प्रॉपर नतीजा होना चाहिए जी। खाली हेयर से पे और खाली बातें करने से मेडिकल साइंस में कोई चीज का निर्णय नहीं लिया जा सकता। नहीं, ये रिसर्च बेस्ड है, लिया जा सकता, ये रिसर्च बेस्ड है। हाँ, लेकिन अभी इस रिसर्च बेस्ड है जी, लेकिन अभी इसको हम लोग ने इसको इस तरह से नहीं दुनिया में बताया गया। WHO से इसके कोई गाइडलाइंस नहीं ऐसे आए हैं जी कि इसके लिए इस पे कोई बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जो कि एक वैसे भी हमारे देश में आबादी इतनी ज्यादा है कि प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन तो करना ही चाहिए और उसका यूज तो करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे देश की आबादी भी बहुत ज्यादा है। इसको कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम। लेकिन क्या ये खबर डराती है कि जो लोग घरों में कैद हैं और ऐसे समय में ज्यादा मैं आपको फिर बताऊं जी कि डरने से ये समस्या का कोई हल नहीं है जी। डरने के लिए तो इसमें कई वजह हैं। एक ये भी वजह है, लेकिन डरने की वजह बहुत सी और भी हैं। हमें डरना नहीं है, हमें इसका सामना करना है। हमें ये मानना है कि ये हमें इसके साथ जीना पड़ेगा, बिल्कुल, और हमें बहुत लंबे वक्त तक इसके साथ जीना पड़ेगा। हम लोग ने बात की, आपने भी कहा था कि हमको इसी के संग जीना है। जब तक वैक्सीन इसकी नहीं आएगी जी, तब तक हमें इसके लिए हर प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। रोज कोई नई गाइडलाइंस आएंगी, रोज कोई मेडिकल गाइडलाइंस आएंगी, कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी, क्योंकि रोज रोज कुछ ना कुछ नया इसमें से निकल के आएगा जिसके बारे में अभी तक हम लोग को नहीं पता है। बिल्कुल ठीक है। आप जनार्दन कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जनार्दन। प्रदीप जी, यहाँ पर मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में कई इंस्टीट्यूशंस हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं और कई कंपनीज हैं जो इस वायरस की स्टडी कर रहे हैं और बहुत बड़े वृहद लेवल पर इसकी स्टडी हो रही है। तो हर आदमी, जैसे अभी जो उसके लक्षण के बारे में बताया गया, कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला कि इसके त्वचा पे भी कुछ असर हो रहा है। तो इस तरह के, जैसे आपने अभी ऐड किया कि स्पर्म के थ्रू भी हो रहा है, आंखों के थ्रू भी उसका हो रहा है, बहुत सारी चीजें रोज एक नई निकल के आ रही है, अलग अलग सिम्टम्स हो रहे हैं। कई शरीर में चकत्ते पड़ रहे हैं, कई दूसरी तरीके से स्किन पर प्रभाव डाल रहा है। तो प्रदीप जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता, एक आम आदमी के लिए इन सारी इतनी बड़ी मेडिकल रिपोर्ट्स को समझना और उस चीज को मतलब आत्मसात करना पॉसिबल नहीं है। तो ये चीजें जो सिंपलेस्ट फॉर्म ये है कि अपने आप को हम अंदर से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करें और अपने बचाव के लिए और सोसाइटी के बचाव के लिए प्रयास करें। ठीक है, डॉक्टर महेंद्र का रुख करेंगे। डॉक्टर महेंद्र सिरोगी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो प्रोफेसर एपी टिक्कू साहब से हमने जानने की कोशिश की कि स्पर्म के थ्रू भी ये फैल सकता है, यानी कि जो बच्चा नया पैदा होगा वो भी संक्रमित हो सकता है अगर कंट्रासेप्टिव का इस्तेमाल ना करें तो। ऐसा है कि किसी भी बॉडी फ्लूइड से वायरस फैल सकता है, आंख के आंसू से हो सकता है, थूक से हो सकता है, नाक से, है ना, हर चीज, हर बॉडी फ्लूइड से फैल सकता है। लेकिन जो स्पर्म से फैल रहा है तो उस समय तक तो आदमी आपस में इतने कांटेक्ट में होगा, किसी भी कांटेक्ट के थ्रू फैल जाएगा उसको। तो दूसरी समस्या ये जो आप कह रहे हैं कि बच्चों को, तो प्रेग्नेंट वुमेन में अभी यहाँ कई सारी डिलीवरी हुई, कानपुर के भी केस रिपोर्टेड हैं जिसमें माँ को है, बच्चे को नहीं है। ऐसे भी देखे गए कि मदर को कोरोना पॉजिटिव है, बच्चा पॉजिटिव नहीं है। लेकिन कई केसेस में बच्चे भी संक्रमित हाँ, मिले हैं। वो पूरी संभावना है ये, क्योंकि कांटेक्ट वाली चीज है जो बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में, उसको तो होना ही है, तो उसको आप नहीं रोक सकते। स्पर्म वाले उसको रोक नहीं सकते, किसी भी बॉडी फ्लूइड से हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आएंगे आपके पास में। सचिन रावत जी, आपके पास पूरा समय है, आप आकाश राय जी से अपने सवाल पूछ सकते हैं। आकाश राय जी, आप भी सवाल पूछ सकते हैं। देखिए प्रदीप जी, मेरा मानना है क्योंकि महामारी लगातार बढ़ रही है और जिस प्रकार गुलेरिया साहब ने भी कहा है, अभी डॉक्टर साहब ने भी यही बात कही है
तो इस पे हम लोगों को सब लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है कि ये वायरस कहाँ से आ सकता है, कैसे आ सकता है, क्योंकि लॉकडाउन हम लोगों के देश ने बहुत मजबूती से सभी लोगों ने रखा है, सभी लोग अपने घर में रहे हैं, जिससे महामारी की ज़्यादा जो होनी थी वो नहीं हुई है। और मैं सुझाव देना चाहूँगा, मैं कोई इन पे आरोप नहीं लगाना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ रेड जोन जो ज़िले हैं उन ज़िलों में सरकार को टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में रेड जोन अगर ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन में तब्दील होंगे तो वहाँ की जो ज़रूरतमंद उद्योग हैं उसको खोला जाएगा और वहाँ धीरे धीरे व्यापार भी सुचारू रूप से चलेगा, जिससे आम जनमानस धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अपना व्यापार भी करेगा, क्योंकि चपेट जो है मिडिल क्लास और श्रमिक तबके पे आई है। ये मेरा सुझाव है। ठीक है, आकाश राजीव। प्रदीप जी, सचिन जी ने दो सवाल उठाए थे। पहले तो उन्होंने कहा कि भारत में दो तबका है, गरीब और एक अमीर। मैं इनसे पूछना नहीं, वो तो हमेशा कहते हैं भारत में इंडिया और भारत दो तबका तो है ही है। नहीं, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि इंदिरा गांधी के जमाने से ये लोग गरीबी हटाने की बात कर रहे थे। आज स्थिति कहाँ पे पहुंची? इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 30 सालों से हमारी सरकार नहीं है, लेकिन उसके पहले लगातार सिर्फ आप ही की सरकारें थी। तो नींव अगर आपने कमजोर की है तो इमारत तो निश्चित रूप से डगमगाएगी। लेकिन इन्होंने एक सवाल किया कि ये सबसे ज्यादा श्रमिक जो है उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं। मैं बिहार के बारे में तो नहीं बता सकता, मैं उत्तर प्रदेश भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि पूज्य मुख्यमंत्री जी ने एक नया कानून बनाने जा रहे हैं हम लोग, लेबर रिफॉर्म के नाम से। उसमें जितने भी श्रमिक हमारे हैं जो भी इधर उधर कहीं काम करते थे, उनको यहीं पे व्यवस्था कराना रोजगार की, और निश्चित सैलरी के साथ कि 15,000 रुपए महीने उनको मिनिमम सैलरी मिलना ही मिलना है। उनके वर्किंग आवर की भी एक सीमा होगी, कितना करना है। 8 घंटे से 12 घंटे कर दिया भाई, सीमा क्या होगी? प्रदीप जी, आप जानते हैं कि अभी हमारी मजबूरी है, क्योंकि अभी जो स्थितियां हैं बहुत सारी, मतलब आपकी सारी मजबूरी मजदूरों पर ही निकलेगी? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इस महामारी से लड़ने में हमको सबके योगदान की जरूरत है। सबसे ज्यादा योगदान मजदूर देगा। नहीं, श्रमिक वर्ग, प्रदीप जी आप जानते हैं, श्रमिक वर्ग और मजदूर वर्ग आज पूरे विश्व में जो है हम ताजमहल की बात करते हैं, लेकिन और उसको बनवाने वाले की बात करते हैं, लेकिन बनाने वाले मजदूरों की कोई बात नहीं करता है। ठीक बात। उत्तर प्रदेश की सरकार अपने जितने भी मजदूर किसी भी प्रदेश में इधर उधर काम कर रहे थे, अब बहुत जल्द उस पर एक मिशन मोड में सरकार काम कर रही है कि बहुत जल्द उनको, चाहे वो MSME के जरिए हो या वहाँ पे पशुपालन के जरिए हो या जिस भी प्रकार से हम उनको रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं वो कराएंगे, और उत्तर प्रदेश के को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सारे लोगों को यही तो जॉब मिल जाएगा। डॉक्टर प्रोफेसर पी टिक्कू साहब, आपका फाइनल कमेंट, आप देश को और दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो भाई आपको बताऊं, प्रदेश में और अपने शहर में और सब जगह ये बताना चाहूँगा, सबको कहना चाहूँगा कि अगले 1.5 से 2 महीने के लिए पूरी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। जो इसकी महामारी का रूप असली है वो 1.5 से 2 महीने के बीच में ही दिखेगा। अभी जितनी मेहनत की गई है सोशल डिस्टेंसिंग की और लॉकडाउन की, उसको बर्बाद न किया जाए, पूरी उसकी सावधानी रखी जाए, क्योंकि ये 1.5 से 2 महीने आगे की पूरे 2, 4, 5 साल का कोर्स और रोड मैप तय करने के लिए सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करें। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। तो जैसे हमने बताया कि मात्र 101 दिन की उम्र है इसकी भारत में, यानी कि जब जो साइंटिफिक नियम है कि 3 महीने में कोई बच्चा स्वरूप ले लेता है और 6 महीने में तो पूरी उसकी आंख नाक कान सब एकदम तैयार हो जाते हैं और 9 महीने में वो बच्चा तैयार हो जाता है। तो अभी इसको पूरा रूप लेने में काफी समय लगेगा, कम से कम अगर हम उसकी बात करें तो 6 महीने और लगेंगे ही। इस बीच अगर कोई वैक्सीन निकल आती तो बात अलग है। तो साफ है कि हमें इसके साथ जीना होगा, इसी के संग जीना होगा, और इसके साथ साथ में हमें अपनी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखना होगा, क्योंकि अभी तो ये बहुत छोटा बच्चा है, अभी ये और बड़ा होगा और ये खतरनाक स्वरूप धारण कर सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले।